हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम बायोलॉजी के कुछ जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए होते हैं उनको कवर कर रहे थे। तो आपका जो पहला टॉपिक होता है बायोलॉजी का, उसमें आपको सजीव जगत दिया गया होता है। तो सजीव जगत में आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे सबसे पहले सजीव कौन कहलाते हैं, ठीक है। तो सजीव जिनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कोशिका का पूरा बिल्कुल आपको मटेरियल हम दे चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी क्लासें वहां जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। फिर कोशिकाओं से मिलकर के आपके क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। फिर ऊतक से मिलकर के आपके अंग, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता रखी हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हमारा जो बायोलॉजी का सेकंड हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो है वर्गीकरण, अर्थात सजीव जगत का वर्गीकरण। इसमें आपको जो द्विजगत पद्धति है कैरोलस लीनियस की, वहाँ से लेकर के आपको पूरी 5 जगत पद्धति के 5 जगत पढ़ने होते हैं। तो हमने जो 5 जगत पद्धति है वो आपको बताई और उसमें आपको पहला जो जगत है प्रोटिस्टा जगत करवा दिया, इसके बाद मोनेरा जगत आपको क्लियर करवा दिया, इसके बाद कवक जगत आपको करवा दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा जंतु जगत। जंतु जगत बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और यदि आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जटिल लगेगा चीज़ें। आप यदि चाहें तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार आप जब पढ़ कर के देखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो दिमाग के बाहर रहेंगी, क्योंकि यहाँ समझ पर मतलब निर्भर करता है कि आप किस तरीके से समझ के इस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा बचेगा पादप जगत। तो यहाँ पर जो जंतु जगत है और पादप जगत ये बहुत ही बड़े चैप्टर होते हैं। तो इनको कम से कम यदि आपको बताएं कि बहुत डीप में जा कर के यदि आपको तैयारी करवाएं तो इसके लिए ही महीनों बीत जाते हैं, क्योंकि जंतु जगत का वर्गीकरण यहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो इसमें हम केवल वही चीज़ें आपको करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जंतु जगत में आपको जो है 11 संघ हमने आपको बताए हुए थे, 11 संघों का अध्ययन करना है। वैसे टोटल मिलाकर के 31 संघ होते हैं, ठीक है। इनमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था जंतु जगत का, वहाँ आपको पूरी जानकारी दी थी कि जो जंतु जगत है इसको 31 संघों में बांटा गया है। इनमें से 10 आपके दीर्घ संघ होते हैं और आपके 21 होते हैं लघु संघ, ठीक है। तो इन 10 दीर्घ संघों और एक लघु संघ का अध्ययन हमें करना होता है। तो हमने 4-5 आपके जो संघ हैं वो क्लियर करवा दिए हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे मोलस्का संघ के बारे में, ठीक है। मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन से आपके जीवधारी आते हैं और इस संघ में जो आपके जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। उनका शरीर कैसा होता है, उनमें जो कोशिका भी इनका जो कोशिका संगठन है, शरीर संगठन है, वो कोशिका स्तर का है, अंग स्तर का है या अंग तंत्र स्तर का है। तो आप क्लास नंबर 17 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको जितने भी ये संघ हैं इनको बताया है कि किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, मतलब जीवधारियों को किस आधार पर मोलस्का संघ में रखा गया, किस आधार पर इनको आर्थ्रोपोडा संघ में। तो क्लास नंबर 17 से जंतु जगत हमने स्टार्ट किया है। तो आप क्लास नंबर 17 ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होता है तो आगे की चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आती जाती हैं, ठीक है। यदि आप बीच से सेशन को स्टार्ट करते हैं तो फिर हो सकता है आपको चीज़ें समझ ना आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और यहाँ पर हम संघ 7 पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा एक क्रमबद्ध अध्ययन हमने आपको करवाया। सबसे पहला जो संघ होता है वो पॉरीफेरा होता है, ठीक है। पॉरीफेरा के बाद आपको बताया था सीलेंट्रेटा संघ। इसके बाद जो लघु संघ आता है एक हमारा टीनोफोरा, वो हमने छोड़ दिया था। इसके बाद आपका प्लेटी हेलमेंथीज, फिर एसके हेलमेंथीज, ठीक है। तो ऐसे करके आज जो हमारा संघ रहेगा वो होगा संघ मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के बारे में देखेंगे तो हर संघ का आपको प्रयोग याद रखना है कि सबसे पहले किसने किया है। तो जो आपका मोलस्का शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था कटल फिश के लिए। अब यहाँ आप ये नहीं मानेंगे कि यहाँ कटल फिश जुड़ा है तो ये मछली होगी, ठीक है। ये मछली नहीं है, क्योंकि मत्स्य वर्ग आपको अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पर मोलस्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। मोलस्का आकशेरुकी, आकशेरुकी क्या कहलाते हैं, तो आपको जंतु जगत में बाद में ये सारी जानकारी दे देंगे कि आकशेरुकी और कशेरुकी क्या होती है। मतलब जिनमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं वो आपकी कशेरुकी, या जो रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है वो कशेरुकी, और जिनमें उपस्थित नहीं होती वो आकशेरुकी कहलाती हैं, ठीक है। तो मोलस्का आकशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपका जो है सबसे बड़ा जीवधारियों का संघ कौन सा है।
इसकी लगभग 80,000 जीवित जातियां हैं और लगभग 35,000 विलुप्त जातियां जीवाश्म के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, इस संघ का नामकरण किसने किया? तो प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया, लेकिन नामकरण जॉन स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने 1960 में किया था। इनका शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इस संघ को क्यों आर्थ्रोपोडा कहा गया, क्यों इस संघ को मोलस्का कहा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे इस संघ को मोलस्का क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जो इस संघ में जो जीवधारी आते हैं उनका शरीर कोमल होता है। सामान्यतः इन कोमल शरीर एक कवच से ढका रहता है, मतलब जो जीवधारी है इनका जो शरीर है वो किससे ढका होता है? एक प्रकार के कवच से ढका रहता है। जिस तरीके से हमारे पादप जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बाहरी स्तर जो सेल वॉल होती है, जंतुओं के ऊपर जो है प्लाज्मा झिल्ली वगैरह होती है, उसी तरीके से इस संघ में जो जीव जंतु आते हैं उनके ऊपर एक कवच होता है, किसके लिए? उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब इस संघ के कुछ लक्षण देखेंगे। इनमें अधिकांशतः सदस्य समुद्री होते। समुद्री का मतलब है कि लवणीय जल में अधिक पाए जाते हैं इस संघ के सदस्य, लेकिन कुछ जो हैं स्वच्छ जल में और स्थल पर भी देखने को मिल जाते हैं। एक खंडहीन कोमल शरीर वाले जंतु हैं। एक खंडहीन है, खंड नहीं होते इनमें। ठीक है, हीन मतलब नहीं है, तो एक खंडहीन कोमल शरीर वाले जंतु हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एनिलिडा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि खंडयुक्त जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो जंतु हैं वो खंडहीन होते हैं और अधिकांशतः मंद गति से चलते हैं। शरीर त्रिस्तरीय होता है। अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये त्रिस्तरीय क्या कहलाता है। त्रिस्तरीय मतलब इनका जो शरीर है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में बटा हुआ होता है। इनका शरीर साधारणतया द्विपार्श्विक सममित होता है। द्विपार्श्विक मतलब इसे केवल एक ही प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं, दो बराबर भाग पा सकते हैं। ठीक है, इनका शरीर एक पतली झिल्ली जिसे मेंटल कहते हैं इसके द्वारा ढका रहता है और मेंटल के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच होता है। इनके शरीर के 3 भाग होते हैं। सिर आगे की ओर होता है इनके शरीर में, पैर आधार तल पर और आंत टांग पिंडक पृष्ठ तल पर देखने को मिलती हैं। इनकी देह गुहा छोटी होती है, आहार नाल पूर्ण होती है और यू के आकार की होती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेते हैं यू आकार की आहार नाल किस संघ के जंतुओं में देखने को मिलती है, तो वो आपका मोलस्का हो गया। ठीक है, आहार नाल से संबद्ध एक पाचन ग्रंथि भी होती है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है और रक्त जो है वो नीला, हरा, लाल या रंगहीन होता है और रक्त हीमोसियानिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें श्वसन क्रिया जल, क्लोम या फुफ्फुस द्वारा होती है। इनका हृदय पृष्ठभाग में हृदयावरण के अंदर होता है। प्रायः ये एक लिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु जो हैं वो द्विलिंगी भी होते हैं। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है, वृक्क नेफ्रीडिया के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें जो जीव जंतु आते हैं वो याद रखना है। हर वर्ग के आपको जंतु याद रखने हैं कि किस वर्ग में कौन से जंतु आते हैं। तो इसमें आपका सीप आता है, मोती सुक्ति, सीपिया जिसे कटल फिश कहेंगे, मछली नहीं होती। डोरेस पाइला जिसे घोंगा कहते हैं, काइटन, हेलेक्स और ऑक्टोपस ये इस वर्ग के सदस्य हैं। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। जो पाइला है साधारणतया इसे घोंगा या एप्पल स्नेल कहते हैं। तो यदि पाइला नहीं देगा तो घोंगा देगा, घोंगा नहीं देगा तो एप्पल स्नेल देगा। ठीक है, एक ही नाम है। नेक्स्ट है दिया है यूनियो। यूनियो यह तालाब और पोखरों के किनारे पाया जाता है, जो मोलस्का का ही एक सदस्य है। सीपिया समुद्र में पाया जाता है और इसका साधारण नाम क्या है? कटल फिश। ये भी एक मछली नहीं है। ठीक है, ऑक्टोपस यह भी समुद्र में पाया जाता है और ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रृंगमीन, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पूछ लेता है श्रृंगमीन क्या है, तो ये मोलस्का वर्ग का एक सदस्य है जो समुद्र में पाया जाता है। काइटन यहाँ काइटन होगा, इसको समुद्री चूहिया, तो उपनाम भी याद रखेंगे, समुद्री चूहिया काइटन को कहते हैं। डोरेस को समुद्री नींबू कहा जाता है। कुंडलिनी को उद्यान घोंगा कहा जाता है और एपलीसिया इसको समुद्री खरगोश कहते हैं। तो इतने जो सदस्य हैं आपके किसके हैं? मोलस्का वर्ग के। अब हम देखेंगे अगला वर्ग संघ एकाइनोडर्मीटा या फाइलम एकाइनोडर्मीटा। ऐसे संघ के जंतु सामान्यतया समुद्री अर्थात लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर कंटिकाएँ पाई जाती हैं। त्वचा पर कंटिकाएँ पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम एकाइनोडर्मीटा पड़ा है। तो पूछ ले कि एकाइनोडर्मीटा का नाम किस आधार पर दिया गया, तो इनकी त्वचा पर कंटिकाएँ मतलब कांटे के समान संरचनाएं देखने को मिलती हैं।
इस संघ का नामकरण जैकोब क्लीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1738 ईस्वी में किया था। इस वर्ग के लक्षण देखेंगे। इस संघ के सभी जंतु कैसे होते हैं? समुद्री। समुद्री का मतलब जितने भी जंतु हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ना तो स्थल पर हैं और ना ही स्वच्छ जल में, केवल समुद्री हैं, ठीक है। तो इस वर्ग के जितने भी जीवधारी हैं वो सब कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके समुद्री अर्थात लवणीय जल में, क्योंकि समुद्रों में लवणता होती है। ये सीलों में युक्त जंतु होते हैं, सीलों में इसमें पाए जाते हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं और एक कंकाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो परिवर्धन की प्रथम अवस्था में द्विअरीय सम्मित होती है। द्विअरीय सम्मित आपको बता चुके कई बार कि सम्मिति क्या कहलाती है, ठीक है। सम्मिति अर्थात किसी भी स्ट्रक्चर को यदि हम बीच से काटें और दो बराबर पार्ट हमें प्राप्त हो जाए, मतलब एक आकृति दूसरे तरफ की आकृति को पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो ये सम्मिति कहलाती है। आपने मैथ में खूब पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सम्मिति है वो 3 प्रकार की होती है। एक असम्मित। असम्मित मतलब जिनको 2 भागों में काटें और बिल्कुल भी एक दूसरे को इनके भाग ढके ना, अर्थात बराबर भाग प्राप्त ना हो, वो असम्मित जीव कहलाते हैं। और जिसको कहीं से भी काट दें 2 बराबर भाग प्राप्त हों, वो आपके अरीय सम्मित कहलाते हैं। और जिनको हम केवल एक ही प्रकार से, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो केवल एक ही प्रकार से, तो इस तरीके से काटेंगे तो सेम भाग यहाँ मिलेगा, सेम यहाँ। लेकिन यदि ऐसा काट दें तो यहाँ पर सम्मिति नहीं मिलेगी, तो द्विअरीय सम्मित वही कहलाते हैं, ठीक है। इस वर्ग के जो जीव हैं वो कैसे हैं? द्विअरीय सम्मित हैं और वयस्क अवस्था में अरीय सम्मित हो जाते हैं। अरीय सम्मित मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कब? वयस्क अवस्था में कैसा हो जाता? अरीय सम्मित मतलब कहीं से भी काट देंगे तो बराबर भाग प्राप्त हो जाएंगे। ये इनका मेन स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब मेन पॉइंट रहेगा। इनमें आहार नाल प्रायः कैसी होती है? कुंडलित होती है। इनमें जो उत्सर्जन अंग है, मतलब जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन अंग इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र इनका अल्प विकसित होता है। इनमें नर और मादा जो हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे कि नर और मादा अलग अलग होते हैं एकाइनोडर्मेटा संघ में। लैंगिक प्रजनन होता है। इनमें परिवर्धन जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से होता है। अंतः निषेचन इनमें देखने को मिलता है। और इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजेनरेशन की क्षमता इनमें होती है। मतलब ये क्या कहलाता है पुनरुद्भवन? यदि कहीं पर भी कोशिकाओं की टूट फूट जैसे हो गई या कुछ अन्य जो टूट फूट हो जाती है तो ये स्वयं से उसकी मरम्मत कर लेती हैं, ठीक है, तो यही पुनरुद्भवन कहलाता है। तो इस वर्ग में पुनरुद्भवन की क्षमता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपके संघ एकाइनोडर्मेटा के कुछ प्रमुख लक्षण रहे। इस संघ के जीव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो तारा मछली, ठीक है, ये मछलियाँ नहीं हैं, ठीक है, ये नाम है तारा मछली। आप यदि सर्च करना चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख लें कि तारा मछली किस प्रकार से होती है, स्टारफिश जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन जिसे सी अर्चिन कहते हैं, समुद्री खीरा, फिर कुकुमेरिया, ठीक है, और एंटीडोन। ये सब के सब आपके वर्ग एकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं। तो आपको ये तो याद रखना ही है, कुछ प्रमुख विशेषताएं भी याद रखनी हैं, और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि किस संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यदि यहाँ से बनेगा तो पूछ लेगा, जैसे कह देगा आपसे कि ऑक्टोपस किस संघ का सदस्य है। तो आपको जब पूरे संघ पता होंगे 11 के 11 और उनमें आने वाले सदस्य पता होंगे कि किस वर्ग में कौन सा सदस्य आता है, कुछ उनके कम से कम 5 से 6 स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए कि किसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है, तब जा कर के आप इनके सही आंसर दे पाते हैं, वरना यहाँ पर फंस जाते हैं। यदि सही पता है तो बिल्कुल सही होगा, और यदि आप तुक्का में रहते हैं तो तुक्का हमेशा से ही गलत होते आए हैं और होते ही हैं, ठीक है। कितने तुक्के लगेंगे? आपने पूरा एग्जाम्स तुक्के के बल पर दिया तो हो सकता है 10 सही हो जाए, 20 सही हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आगे सही नहीं होंगे। जो मेहनत करता है वही सिलेक्शन पाता है, क्योंकि इक्वल में नंबर तो सभी के आ जाते हैं, लेकिन वही 8 से 10 नंबर होते हैं जो आपको सिलेक्ट करवाते हैं, और यही आपकी तैयारी पर डिपेंड होते हैं। तो आपको तैयारी बहुत मजबूत करनी है, क्योंकि पोस्टें बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा और पूरी लगन और शिद्दत से करनी होगी, तब जा कर के आप यहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। और कई बच्चों ने तो जब से पात्रता परीक्षा हुई तभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है, और जो अभी भी बैठे हुए हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उनका तो भगवान ही भला करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके टॉपिक चेंज नहीं होंगे, टॉपिक तो यही रहने वाले हैं, सिलेबस बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक।
तो यदि आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से आप मेहनत करने लगिए और बहुत अच्छी तैयारी करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और पूरे आपके जितने भी टॉपिक हैं जो आपको जटिल लगता है पहले उसे कर लें, जो आपने पात्रता परीक्षा में तैयार कर लिया है उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, आप स्वयं जिम्मेदार हों अपने प्रति, ठीक है, क्योंकि तैयारी आपको करनी, मेहनत आपको करनी, सिलेक्शन आपका होगा। तो बस आप अपनी तैयारी मजबूत करें और यहाँ पर यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो क्लासेस को शेयर ज़रूर करें और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।